हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ महामना अकेडमी। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या देखा? रेट लॉ देखा, रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा, जो कि दोनों एक ही चीज़ें थी, और रेट कांस्टेंट देखा। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया था अपने पिछले क्लासेस में। तो आज चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा किसमें रेट लॉ और रेट कांस्टेंट में क्या, रेट लॉ या रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट में हमारा क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेट लॉ, उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं और देखते हैं हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे थे। हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन जा रहा था, क्या जा रहा था? ए है ना, बी है ना, हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन जा रहा था कुछ इस तरह से, और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा था सी है ना, और डी बना रहा था। ठीक है, तो इसके लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे थे? सिंपली क्या हो जा रहा था हमारा? R इज इक्वल्स टू के है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए अल्फ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ बी बीटा है ना, जहाँ पे हमारा अल्फ़ा बीटा क्या था? अल्फ़ा इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट है ना ए, एंड बीटा इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन चल रहा था। ठीक है, अब देखिए रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट हमारा वो होता है जहाँ पे कंसंट्रेशंस क्या हो जाते हैं? यूनिटी हो जाती है। कंसंट्रेशंस की क्या होती है? यूनिटी होती है। मतलब क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन का यूनिटी? मतलब जैसे हमारा रिएक्टेंट ए है तो वो भी 1 रहे, रिएक्टेंट बी है तो वो भी हमारा क्या रहे? 1 रहे, है ना, 1 रहे। और जब इसका हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? R इज इक्वल्स टू के है ना, ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 1 हो गया है ना, 1 हो गया है अल्फ़ा पावर, और बी का कंसंट्रेशन कितना हो गया हमारा? 1 हो गया है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या थे? अपने अपने ऑर्डर रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी था। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू के है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इस तरह से क्या होगा हमारा? रेट कांस्टेंट इक्वल टू हमारा R हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था है ना, पिछले क्लास में हमने यहाँ तक अपना देखा था। ठीक है, अब देखिए आज हम डिफरेंस देखते हैं अपना रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है ना। रेट ऑफ रिएक्शंस को हम कैसे डिनोट कर रहे थे है ना, शॉर्ट में कैसे हम लिख रहे थे अपना रेट कांस्टेंट? ROR से लिख रहे थे, ROR है ना, ROR, और रेट कांस्टेंट हमारा क्या था? कैपिटल के से हम इस तरह से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, देखिए पहला डिफरेंस हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या है? बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में, मतलब हर एक सेकेंड में, हर एक मिनट में और हर एक घंटे में ना। यूनिट टाइम का तो मतलब हमारा यही होता है, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है हमारा? 1 सेकेंड रहे या 1 मिनट रहे या 1 आवर रहे, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है हमारा? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम है ना। वेयर एज हमारा रेट कांस्टेंट क्या बताता है? वेयर एज रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी। मतलब रेट कांस्टेंट हमारा तब डिफाइन होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या रहे? यूनिटी में रहे। मतलब मान लीजिए हमारा रिएक्शन जैसे यही हम देख ले है ना, इस रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा था? कंसंट्रेशन ऑफ ए यूनिटी हो रहा था, 1 हो रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ बी यूनिटी 1 हो रहा था। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट हम इसके लिए कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे थे, है ना। तो यही हमारा पहला डिफरेंस होता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में, है ना। देखिए दूसरा डिफरेंस हमारा क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, टेम्परेचर, सरफेस, कैटालिस्ट है ना, pH, ये सब क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए वेयर एज रेट कांस्टेंट में क्या होता है? वेयर एज रेट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ओनली अफेक्टेड बाय व्हाट? चेंज ऑफ टेम्परेचर और यूज ऑफ कैटलिस्ट है ना। किससे? चेंज ऑफ टेम्परेचर से या यूज ऑफ कैटलिस्ट से हमारा क्या होता है? रेट कांस्टेंट हमारा क्या होता है? अफेक्ट होता है। ठीक है,
ये दूसरा डिफरेंस हमारा इनमें, किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में, है ना। अब देखिए तीसरा डिफरेंस क्या बोलता है, तीसरा डिफरेंस ये है कि यूनिट्स में क्या अंतर है दोनों के, रेट ऑफ रिएक्शन में के यूनिट में क्या अंतर है और किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, रेट कांस्टेंट के ना। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा यूनिट कितना था, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा यूनिट कितना चल रहा था, मोल टाइम इनवर्स, है ना, मोल टाइम इनवर्स, या हम मोल को थोड़ा और डिफाइन करें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मोल, ये क्या मोलर है ना, दिस इज मोलर टाइम इनवर्स, मोलर टाइम इनवर्स। और मोलर को हम और डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, मोल लीटर इनवर्स, है ना, और टाइम इनवर्स। बिल्कुल मोलैरिटी क्या हो रही थी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल किस में, अरे नंबर ऑफ मोल्स किस में चल रहा था, हमारा मोल में चल रहा था, और सॉल्यूशन किस में ले थे, लीटर में ले रहे थे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मोलैरिटी को हमने और डिफाइन किया तो किस में हो गया हमारा, मोल पर लीटर पर टाइम, है ना। और देखिए ये हमारा यूनिट किसका है, रेट ऑफ रिएक्शन का, ये हमारा यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, इधर देखिए रेट कांस्टेंट का हमारा यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स, है ना, लीटर इनवर्स का पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, है ना, टाइम इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए एन क्या है ना, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, एन हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, एन हमारा क्या चल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा ना। जैसे मान लीजिए अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 0 है, 0 ऑर्डर का रिएक्शन चल रहा है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स का पावर 1 ही। मतलब क्या हुआ हमारा, एन इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमारा n इज इक्वल्स टू अगर हमारा 0 रहा तो क्या हो जाएगा, मोल, इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं, साफ साफ लिखते हैं यहाँ पर ताकि आप सभी को समझ आए, है ना। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है अगर हमारा यहाँ पर हमने 0 कर दिया तो क्या होता है ना, किसका यूनिट, रेट कांस्टेंट का, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन मोल लीटर -1 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल बस यही बचेगा क्या, मोल लीटर इनवर्स और क्या, टाइम इनवर्स, ठीक है। ये हमारा किसका हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सिमिलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1 रख दीजिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 2 रख दीजिए, है ना, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या था हमारा तीसरा डिफरेंस था बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के बीच में, ठीक है। यही हमारा मेन 3 डिफरेंस होता है जिससे हमें पता चलता है कि क्या रेट कांस्टेंट है और क्या रेट ऑफ रिएक्शन है ना। अब चलिए इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, है ना। इससे पहले हम लोग काफ़ी बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या ले रहे थे, अल्फा बीटा, कोई एक रिएक्शन चल रहा था हमारा, A + B रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहा था हमारा, C + D प्रोडक्ट बना रहा था ना। तो उसमें हम क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या ले रहे थे, अल्फा बीटा, है ना। तो चलिए हम समझते हैं कि ये अल्फा बीटा है क्या, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा होता क्या है सिंपली, है ना। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल रहा है इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ, किसका, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन देखिए हमने अभी पिछली बार निकालना सीखा था ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा कुछ यही निकल के आ रहा था। तो इसमें क्या कह रहा है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, कि ए की पावर अल्फ़ा, है ना, ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा, है ना। ये हमारा इस तरह से कुछ लिखा हुआ है रेट एक्सप्रेशन। देखिए अब इसमें हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए रिएक्टेंट है तो उसका पावर क्या है, अल्फ़ा, सो अल्फ़ा विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। बी क्या है, रिएक्टेंट, बी के रिएक्टेंट का, बी जो रिएक्टेंट है उसका पावर कितना है, बीटा, है ना, बीटा।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बी एंड अल्फा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट ए। ठीक है, ये दोनों हमारे अलग अलग ऑर्डर हो गए अपने सेपरेटली ए के और बी के। ठीक है, अब हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, बस दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। समझ आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, जो हमारे रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो पावर होता है ना, वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे अल्फ़ा क्या था हमारा, इंडिविजुअली ए का पावर था, इंडिविजुअली बीटा किसका था, इंडिविजुअली बी का पावर था। ठीक है, तो ये अपना इंडिविजुअली ए का ऑर्डर हो रहा था अल्फ़ा, और बीटा क्या हो रहा था, बी का ऑर्डर हो रहा था। ठीक है, अगर हम ओवरऑल निकालने जाएंगे तो कुछ नहीं करना, सारे रिएक्टेंट का पावर जितना है ना उसका सम कर देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, क्या करेंगे, इस पावर का हम सम कर देंगे, किसके पावर का, रिएक्टेंट के पावर का, है ना। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, है ना। बहुत इजी है, किसी भी रिएक्शन का हमें ऑर्डर पता करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, उसमें जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उनका पावर जो होता है वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन का, है ना। देखिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, क्या है ये, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है या कोई नंबर है, क्या था ये दूसरा, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा किसका, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन का। ठीक है, अब देखिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, इट्स वैल्यू में ऑल्सो बी इन फ्रैक्शन, क्या हो सकता है, ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है, ऑर्डर 1 2 3 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ये हमारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर में भी फ्रैक्शन भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, रेयरली नेगेटिव, है ना। ऑर्डर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर हो सकते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन इज नेवर ऑब्जर्व्ड मोर देन 3। देखिए क्या आ गया यहाँ पे, ऑर्डर क्या हो सकता है, 3 से ज़्यादा अब नहीं जा सकता है ना। मतलब जो हमारा ऑर्डर है ना, देखिए जो हमारा ऑर्डर रहा ना, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर गया, क्या कर गया कि अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैन नॉट बी मोर देन 3, है ना। क्या बोल रहा है, ऑर्डर हमेशा इक्वल टू 3 रहेगा या लेस देन 3 रहेगा, है ना। ऑर्डर हमेशा 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा कभी नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है जैसे 3/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, या 2.5 ले लें हम, 1.5 ले लें ना। ये सब क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं, साथ ही साथ में क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट आता है हमारा क्या, देखिए चौथा क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या बोल रहा है, फॉर द सेम रिएक्शन विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, फॉर सेम रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, है ना। देखिए किसी भी का जो सेम रिएक्शन चल रहा है उसके कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, अपना नाइट्रोजन गैस में, और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, देखिए एट लो प्रेशर पे क्या होगा, इसका रिएक्टेंट जो है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, लो प्रेशर पे ऑर्डर विल बी 1। ठीक है, हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर चेंज हो जाएगा, किसमें, 0, है ना। लो प्रेशर पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1, हाई प्रेशर पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अफेक्ट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सिंपल, जैसे अभी हमने यहाँ देखा, ये देखिए क्या रहा था,
ATM टाइम इनवर्स आ रहा था या ये कुछ आ रहा था, है ना, ATM की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, है ना, यहाँ पे n इंक्लूड हो रहा है, मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो सकता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज होगा ना किससे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, सो ऑर्डर विल अफेक्ट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। अब देखिए इसी में नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ना, बोल रहा है फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मीनिंगफुल। देखिए फॉर बोथ द रिएक्शन दैट इज़ वेदर द रिएक्शन इज गोइंग थ्रू एलिमेंट्री रिएक्शन या रिएक्शन हमारा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन के लिए, उनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़रूर से रहेगा और उनका कुछ ना कुछ मतलब रहेगा इसमें, है ना। मतलब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर का मतलब कुछ और हो जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर का मतलब कुछ और हो जाता है ना। अब ये चीज़ जो है ना, ये वाला पॉइंट ये हम आगे पढ़ेंगे कब, जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन समझेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन हमारा क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे हमारा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कैसे बढ़ते हैं ना, उसमें हम देखेंगे ऑर्डर का रियल मीनिंग क्या है इन रिएक्शंस के लिए, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, किसका, एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ से, है ना, देखिए पहला हमारा आता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखिए पहला हम लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसका कुछ एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या बोल रहा है हमारा, H2 गैस क्लोरीन गैस मिलके क्या बना रहा है हमारा, HCl बना रहा है। इसका ऑर्डर क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब देखिए यहाँ H का पावर ज़ीरो हुआ, Cl2 का पावर ज़ीरो हुआ, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ज़ीरो हो गया, है ना, ऑर्डर ज़ीरो हो गया ना। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में या इस रिएक्शन में हमारे क्या हो रहा है, देखिए 2 मोल ऑफ अमोनिया है, 2 मोल ऑफ अमोनिया मिलके क्या दे रहा है हमारा, N2 गैस और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। देखिए इसका रेट एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिखा और जो रिएक्टेंट है उसका पावर ज़ीरो है, तो मतलब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर या शॉर्ट टर्म में लिख दिया हमारा इसका n क्या है, ज़ीरो, है ना, इसका n क्या हो गया हमारा, ज़ीरो, है ना। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं ना, वो सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। क्या, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, कुछ इस तरह से, है ना, रिएक्शन जा रही है हमारी, क्या दे रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट बना रहा है, और यहाँ पे क्या है, दोनों का पावर क्या है, इसका 1 है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर इक्वल टू क्या हो गया, 1, है ना। रिएक्टेंट इसका पावर 1 है, इस रिएक्टेंट का पावर 1 है, तो क्या मिलके दे रहा है हमारा, ऑर्डर इक्वल टू 1, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल था हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। देखिए दूसरा हमारा क्या है, तीसरा आता है हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे इसका पावर क्या है हमारा, या तो हम इसमें बोल देना, अगर हम इसमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने चाहे तो हम एक का पावर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर 1 निकल के आ जाएगा, है ना। दोनों का सम करेंगे, 1 + 0 = 1 मीन्स क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर में हम देखने चलें तो क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे ऑर्डर 2 होना चाहिए, मतलब क्या है, इसका कंसंट्रेशन 1 है, इसका कंसंट्रेशन 1 है, 1 + 1 = हमारा क्या निकल के आ गया, ऑर्डर 2, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इस कंसंट्रेशन का पावर कितना है, 2, है ना, इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो गया, 2, ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए हमारे पास जैसे ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ रिएक्शन था थोड़ा सा मिस हो गया है ना। यहाँ पे देखिए क्या बनाता है हमारा ना, देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, NO + Br गिव्स NOBr, है ना, NOBr, यहाँ पे क्या जाएगा 2, है ना। थोड़ा सा और साफ लिखते हैं इसको पहले, देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसको कट कर देते हैं, उसको साफ साफ रिएक्शन देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ब्रोमीन मिलके हमारा क्या बनाता है यहाँ पे, 2 मोल ऑफ NOBr, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन बनके ऐसा कुछ आता है, ठीक है। अगर हम इसका ऑर्डर लिखने चले तो इसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए
इसके लिए एक्सप्रेशन देखिए क्या हो जाएगा हमारा, K इक्वल टू NO, देखिए इसका एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू K NO, है ना, क्या हो जाएगा पावर 2, और क्या है हमारा Br2, ठीक है, Br2 का पावर 1। अब देखिए हम इसके लिए अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने जाए तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स का पावर जितना होगा हम उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू, इस रिएक्टेंट का पावर 2 है, इस रिएक्टेंट का पावर 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल्स टू हमारा 3 हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन निकल के आ गया, है ना। ये एग्जाम्पल इसलिए किसका हो गया, हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। देखिए हमारा कुछ एग्जाम्पल है हमारा फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ हमने क्या पढ़ा अभी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, ये हमारा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए इसका हमने कैसे लिखा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन KCOCl थ्राइस का पावर 3/2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, पावर 3/2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2, है ना, ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू 3/2। हमने देख लिया फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर विल बी 3/2। इसका मतलब क्या हो सकता है, 3/2 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा 1.5 आ जाएगा, है ना। तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है मतलब डेसिमल में भी लिखा जा सकता है ना। अगर हमारा कहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेसिमल में दिया रहेगा और हमने पढ़ा है तो फ्रैक्शन में पढ़ा है, तो फ्रैक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या डेसिमल ही निकल के आता है ना, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखिए हमने ये भी पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी नेगेटिव, है ना। देखिए नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल हमारा ये रहा, क्या, ओजोन मिलके क्या बना रहा है, 2 मोल ऑफ ओजोन मिलके 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है ना, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये जो 2 मोल ऑफ ओजोन मिलके 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं ना, ये इसका जो ऑर्डर होता है वो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस होता है ना। देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारा, KR इज इक्वल्स टू K का पावर O3 2 और O2 का क्या है, ये 2 है यहाँ पे, है ना, O2 का पावर क्या है -1, है ना। तो देखिए ऑर्डर यहाँ पे क्या है -1 है ना, इंडिविजुअली -1 हो गया यहाँ पे। अगर ओवरऑल लिखें हम, ओवरऑल लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा 2 + -1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन देखिए अगर हम इंडिविजुअली देखने चाहें तो यहाँ पे हमारा क्या है, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है ना, तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका था, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। अब चलिए इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए हमने अभी तक ये जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट आता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों हमारे टर्म ऑल ओवर द चैप्टर में यूज़ होंगे, है ना। अब देखिए इसी में नेक्स्ट देखें, अगर हम देखिए एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास जिसमें हमसे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पता करने के लिए बोल रहा है और ओवरऑल ऑर्डर पता करने के लिए बोल रहा है, साथ में क्या रेट कांस्टेंट का यूनिट भी पता करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है ना, है ना, रिएक्शन क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, 2 मोल ऑफ A रिएक्टेंट प्लस B रिएक्टेंट प्लस C रिएक्टेंट मिलके हमारा कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे ABC या AB + C, है ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपस में असेंबल करके बना रहे होंगे। तो हमें इनके लिए क्या लिखना है, हमें इनके लिए लिखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, है ना, सबके अकॉर्डिंग फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, है ना। तो अगर हम ऑर्डर लिखें विद रिस्पेक्ट टू A, है ना, ऑर्डर n क्या होता है हमारा, n ही तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है ना, तो n हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2, है ना, क्या पावर ऑफ A, या फिर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मान लीजिए 2 में कुछ प्रेजेंट था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B देखें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B इज 0। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू C हमारा मान लीजिए क्या हो जाएगा 1, है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल
ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 2 + 1 + 0, 1 किसका, सी रिएक्टेंट का, 2 किसका, ए रिएक्टेंट का, 0 किसका, बी रिएक्टेंट का ऑर्डर है ना, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के हमारा कितना आ गया 3, ठीक है। अब देखिए हमसे इसी में पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट का आप यूनिट बताइए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, है ना। रेट कांस्टेंट का यूनिट हमने क्या पढ़ा था अभी, मोल, है ना, मोल या मोलर, मोलर है ना, मोलर लीटर इनवर्स पावर क्या था 1 - n टाइम इनवर्स, है ना। ये हमारा किसका यूनिट था, रेट कांस्टेंट का यूनिट था। कुछ नहीं करना है, बस इसी में n का वैल्यू अलग अलग रखते जाना है, अकॉर्डिंगली रेट कांस्टेंट का अलग अलग यूनिट हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 लिख देंगे यहाँ पे n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 - 2 = -1, तो इसका यूनिट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख देंगे, फिर n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो क्या होगा हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अलग अलग निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने सीख लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं और सिमिलरली अलग अलग रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे निकालते हैं, है ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शंस। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए हमारा आता है एंट्रेंस एग्जाम में, है ना। अलग अलग क्वेश्चन दे देगा, अलग अलग रिएक्शन दे देगा, उन रिएक्शन में पूछेगा कि आप इसका ऑर्डर बताइए और इसका मॉलिक्यूलैरिटी बताइए, ठीक है। तो ये समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें मॉलिक्यूलैरिटी पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना। देखिए बोल रहा है इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्या, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स विच कोलाइड टुगेदर साइमल्टेनियसली एंड रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जैसे एक रिएक्टेंट ये रहा हमारा, एक रिएक्टेंट ये रहा हमारा, ठीक है, आपस में दोनों टकराए और मिलके क्या बना दिया हमारा प्रोडक्ट, है ना, मिलके क्या बना दिया हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट ये है R और एक रिएक्टेंट क्या है ये R, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या हम इसे कह सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी हमारी इक्वल टू 2 हो जाएगी, है ना। मॉलिक्यूलैरिटी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, है ना। मॉलिक्यूलैरिटी 2 देखिए हमने निकालना भी सीख लिया कैसे मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हैं। देखिए जहाँ पे 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं ना, हम उन्हें बाय मॉलिक्यूलर कहते हैं, है ना। बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, अगर एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो तो वो क्या हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। ये सब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं क्या हो गया मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। देखिए अब इसी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी का, है ना। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पढ़ा ऑर्डर का, है ना, तो हमें इसी तरह से मॉलिक्यूलैरिटी का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस जब हमारे पास आएँ तो हम बता सकें कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है इस रिएक्शन की और इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है किसका, मॉलिक्यूलैरिटी का। ये क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तरह का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी का, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन में भी 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, है ना, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम रिएक्शन देखने जाएं पर्टिकुलरली तो उसमें क्या हो सकता है मॉलिक्यूलैरिटी यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, है ना। अगर हमारा मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो वो क्या हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, है ना, क्या हो जाएंगे हमारे वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। सिमिलरली अगर हमारा 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व तो क्या हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, है ना, बाई मॉलिक्यूलर। फिर क्या हो जाएगा 3 इन्वॉल्व तो ट्राई मॉलिक्यूलर, वैसे इंटर मॉलिक्यूलर, सबके अलग अलग के लिए अलग अलग प्रीफिक्स बने हुए हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स किसका था, मॉलिक्यूलैरिटी का। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट 4 पार्टिकल्स कोलाइड टुगेदर। मतलब अगर हम रिएक्टेंट देख ले, है ना, रिएक्टेंट्स को हम जनरली क्या सपोज करके चलते हैं कि वो स्फेरिकल इन नेचर होगा, है ना। कैसा हम इमेजिन करके चलते हैं रिएक्टेंट्स को, जनरली वो क्या रहेगा स्फेरिकल इन नेचर रहेगा, कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है,
कुछ इस तरह का रहेगा। तो देखिए प्रैक्टिकली क्या ऐसा हो सकता है कि 4 मॉलिक्यूल्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होगा ना, मान लीजिए हमारा स्फेरिकल एक रिएक्टेंट चल रहा है, ठीक है, हमारे पास स्फेरिकल एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट एक तरफ से है, दूसरा रिएक्टेंट एक तरफ से है, ठीक है, वो तीनों आपस में टकरा गए। जब चौथा टकराने आएगा ना, मतलब कुछ इस तरह से, एक हमारा रिएक्टेंट यहाँ पड़ा हुआ है, एक रिएक्टेंट हमारा यहाँ आ गया, एक रिएक्टेंट हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये तीनों क्या है, आपस में कांटेक्ट में है। जब चौथा रिएक्टेंट आएगा ना, तो या तो वो यहाँ रहेगा, ठीक है, या तो वो यहाँ रहेगा, है ना। अगर वो, हम इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं चौथे रिएक्टेंट को ना, देखिए या तो वो ये आया हमारा रिएक्टेंट, है ना, या तो वो हमारा ये रिएक्टेंट आया, है ना, ये रिएक्टेंट आया। देखिए ये जो हमारा चौथा रिएक्टेंट यहाँ पे निकल के आया है, ये क्या है, ये सिर्फ 2 रिएक्टेंट के ही कांटेक्ट में है ना, इस रिएक्टेंट के कांटेक्ट में है, इस रिएक्टेंट के कांटेक्ट में है ना। इस वाले रिएक्टेंट के कांटेक्ट में ये वाला क्या है, रिएक्टेंट नहीं है ना, इसके कांटेक्ट में नहीं है। सिमिलरली ये वाला क्या है, इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में नहीं है ना। तो हाँ देखिए यहाँ पे कहना क्या चाहता है, बोल रहे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट 4 पार्टिकल्स कोलाइड टुगेदर, है ना। क्या है, 4 पार्टिकल्स आपस में कोलाइड नहीं कर सकते, ठीक है, साइमल्टेनियसली, सो दैट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन विल नेवर बी 4 और मोर देन 4, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मॉलिक्यूलैरिटी 4 ही हो सकता है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सिर्फ 4 ही हो सकता है, ठीक है। देखिए बहुत जब बुरा केस हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, हमारा 3 मॉलिक्यूल्स ही आपस में टकराएंगे तो क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी 4 ही हो सकता, मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो सकता है, या तो बहुत वर्स्ट कंडीशन गई तब 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन उससे नेवर बी 6, है ना, कभी भी 5 और कभी भी 6 नहीं हो सकता, और तक ही जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या मॉलिक्यूलैरिटी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन विल नेवर बी 0 और फ्रैक्शन, है ना। ऑर्डर क्या हो रहा था, 0 भी हो रहा था, फ्रैक्शन भी हो रहा था, नेगेटिव भी हो रहा था, है ना। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो रहा है, कैन नेवर बी 0 और फ्रैक्शन, है ना। 0 कैसे नहीं, क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्टेंट तो इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो मतलब क्या है, रिएक्टेंट का प्रेजेंस है, मतलब हम मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हैं। और सिमिलरली क्या है, फ्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम फ्रैक्शन में तो लेंगे नहीं कभी भी। फ्रैक्शन में लेने का मतलब हम उसको प्रैक्टिकली 3/2 तो नहीं लिख पाएंगे, है ना, 2/5 तो नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए क्या होगा हमारा, मॉलिक्यूलैरिटी विल नेवर बी 0 और नेवर बी इन फ्रैक्शन, है ना। ये हमारा किसका था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। देखिए हमने पढ़ लिया क्या क्या, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ लिया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, है ना। अब देखिए दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी आते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में और ऑर्डर के बीच में, ठीक है। देखिए वो डिफरेंस क्या है हमारे, पहला देखिए डिफरेंस है बिटवीन ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में। पहला डिफरेंस है हमारा, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली फाइंडेड नंबर। क्या बोल रहा है, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली फाइंडेड नंबर विच इज सम ऑफ पावर टर्म ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, है ना। हमने पीछे पढ़ा क्या, सम ऑफ पावर टर्म ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, है ना। वेयर एज क्या है हमारा, मॉलिक्यूलैरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, है ना। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड टुगेदर साइमल्टेनियसली, है ना। अभी पीछे पढ़ा ना हमने कि ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, है ना। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्टिंग इन अ रिएक्शन, ठीक है। देखिए दूसरा क्या हमारा डिफरेंस है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में, ऑर्डर में भी 1 2 3, ठीक है। इट मे बी 0 और इट मे बी फ्रैक्शन, क्या 1 2 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी मे बी 1 2 3
इट विल नेवर बी जीरो और नेवर बी इन फ्रैक्शन, है ना। मॉलिक्यूलरिटी क्या मैक्स टू मैक्स 3 तक जा सकती है, जीरो नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, अभी हमने जस्ट अभी पहले ही देखा क्यों नहीं हो सकता है वो जीरो और फ्रैक्शन में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या आता है, यूनिट्स का डिफरेंस, है ना। यूनिट्स का डिफरेंस होता है, यूनिट्स तो अलग है, पहले हम देख लेते हैं कि क्या इससे अफेक्ट करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अफेक्ट्स द रेट कांस्टेंट, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करता है, रेट कांस्टेंट पे असर डालता है, वेयर एज मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट अफेक्ट द रेट कांस्टेंट, है ना। क्या करता है, मॉलिक्यूलरिटी अफेक्ट नहीं डालता है रेट कांस्टेंट पे। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मीनिंगफुल फॉर बोथ, किसके किसके लिए, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मीनिंगफुल फॉर बोथ कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन, वेयर एज क्या, मॉलिक्यूलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, इज मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए मीनिंगफुल है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कुछ मीनिंग निकल के आती है ना। एंड इट इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है, मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन में किसके, ऑर्डर के बराबर हो जाता है ना। बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर इज़ नो मीनिंग फॉर मॉलिक्यूलरिटी, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, मॉलिक्यूलरिटी की कोई मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अपना अपना क्या कंपैरिजन कर लिया, ऑर्डर किसमें, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में, दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, दोनों की अलग अलग डेफिनेशन देख ली, और हमने कैलकुलेट करना भी सीख लिया कि मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में ना ओवरऑल 2-3 टाइप के ही रिएक्शंस पढ़ेंगे हम और उन पर बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। क्या क्या रिएक्शन है इस ओवरऑल चैप्टर में, एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, और क्या हमारा चल रहा है, देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन ही है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कहीं कहीं हमारा थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट का भी इसमें रोल आ जाता है, ठीक है, जो कि हम इन दोनों रिएक्शन का जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल भी लेंगे कि इंटरमीडिएट का रोल क्या होता है ना। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सिंगल और वन स्टेप, है ना, ओनली, वो क्या होते हैं हमारे एलिमेंट्री रिएक्शंस, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं, जो सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, मतलब एक ही बार में तुरंत बन के आ जाए, या क्या होता है सिंगल स्टेप और वन स्टेप, है ना, एक ही बार में प्रोडक्ट अपना दे दें, उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस। लेकिन क्या होता है, वाइल द रिएक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस इन 2 और मोर देन 2 स्टेप्स आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस लेकिन क्या होते हैं, कभी भी सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होते हैं, वो हमेशा 2 या 2 से अधिक स्टेप लेते हैं अपना रिएक्शन कंप्लीट करवाने में, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है यहाँ पे कुछ छोटा सा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या बोल रहा है, इफ समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इन द गिवन रिएक्शन इज 4 और मोर देन 4, द रिएक्शन विल बी ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। मतलब क्या बोल रहा है, अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक रिएक्शन चल रहा है ना, यहाँ पे एक रिएक्शन चल रहा है और हम उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या मतलब, आयरन यहाँ 5 लिखा हुआ तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना हो गया, 5 हो गया, और हाइड्रोजन आयन का कितना कोफिशिएंट है, 8 है, मैंगनीज का कितना है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का एडिशन करें और वो ज़्यादा आ गया 4 से ना, तो वो हमेशा क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। लेकिन देखिए इसी में क्या बोल रहा है फिर, इफ सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इन द गिवन रिएक्शन इज 3, है ना। अगर अभी क्या था हमारा स्टोइकियोमेट्री का समेशन 4 या 4 से ज़्यादा, तो वो क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो रहे थे। लेकिन अगर हमारा स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का सम इक्वल टू 3 या 3 रहे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। या तो रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकता है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हमेशा क्या हो रहा था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का समेशन ऑलवेज 4 और मोर देन 4, लेकिन एलिमेंट्री के लिए क्या हो रहा है, 3 हो, ठीक है, हमेशा 3 हो या 3 से कम हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। साथ ही साथ में वो क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं, है ना।
देखिए नेक्स्ट बोल रहा है फॉर सच रिएक्शन वी शुड ऑब्जर्व द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड इफ ऑर्डर ऑफ ईच रिएक्शन फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन इज मैचिंग विद द सेम is matching with or same with stoichiometric coefficient of the reaction in the balanced equation, the reaction will be क्या elementary, otherwise it will be what complex, है ना, otherwise complex. क्या बोल रहा है, किससे मैच करेंगे, फॉर सच रिएक्शन वी शुड ऑब्जर्व द रेट लॉ एक्सप्रेशन. रेट लॉ एक्सप्रेशन कौन सी हमारी, ये वाली एक्सप्रेशन है ना, क्या करेंगे, मैचिंग विद द सेम और कोफिशिएंट है ना, उनके कोफिशिएंट से मैच करेंगे. अगर क्या हुआ वो हमारा सेम आया या थोड़ा अलग रहा बैलेंस्ड इक्वेशन में से, अगर हम मैच करें यहाँ पे, तो वो रिएक्शन क्या हो सकते हैं हमारे, एलिमेंट्री हो सकते हैं, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकते हैं, है ना. देखिए अगर हम एग्जांपल देखें, है ना, क्या हो रहा है, 2 मोल मिलके हमारा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, प्रोडक्ट बना है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं यहाँ पे, है ना. और ये क्या हो गया हमारा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया. क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है हमारे यहाँ पे 1 निकल के आ रहा है, और इसके पावर में कितना है 1 है. ठीक है, 1 निकल के आ रहा है इसका ऑर्डर, है ना, और पावर भी कितना है इसका 1 है. तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, है ना. अब इसी में थोड़ा सा आगे देखें हम, और डिटेल में चलेंगे थोड़ा सा, और देखिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी नहीं पता कर सकते. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम ईजिली नहीं पता कर पाएंगे. तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम क्या लिख देंगे, क्रॉस कर देंगे या 0 लिख देंगे, है ना. 0 नहीं लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे हमेशा, क्योंकि 0 का मतलब क्या होगा, कोई रिएक्टेंट ही नहीं इन्वॉल्व है ना. तो 0 लिखने से अच्छा क्रॉस कर दो. ठीक है, मतलब क्या है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बता सकते हम, है ना. देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड मिलके क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ आयोडाइड, है ना. इसका कितना हो जाएगा ऑर्डर 2 हो जाएगा. रिएक्शन कौन सी है, एलिमेंट्री रिएक्शन. क्यों, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है ना. मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी 2, कैसे, 2 मोल इन्वॉल्व है, 2 मोल मतलब एक HI इधर और एक HI इधर मिलके क्या बना दिए, ये एक प्रोडक्ट, है ना. इसलिए क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गया. ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मिथाइल ब्रोमीन और हाइड्रोक्साइड मिलके मिथेनॉल और ब्रोमीन बना रहे हैं. ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक इसका ऑर्डर है, एक इसका ऑर्डर है, दोनों का समेशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी. कैसे, एक ये रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट हो गए, 2 रिएक्टेंट हो गए यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी 2 हो गई यहाँ पे, है ना. 2 मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे हो गई. और ये कौन सी रिएक्शन से, एलिमेंट्री रिएक्शन. क्यों, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, चौथा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी सेम है, मॉलिक्यूलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चले तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं बता सकते, है ना. ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है, 1 + 0 कितना होता है 1 होता है. तो क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और क्या ऑर्डर 1 हो गया हमारा यहाँ पे, है ना. तो आज के लिए इतना ही. हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ा. ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, दोनों में हमने डिफरेंस देखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मॉलिक्यूलैरिटी में. ठीक है, तो जो हमारा आगे कॉन्सेप्ट है कि हमारा मैकेनिज्म कैसे होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक के लिए आप सब अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करते चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करिए. आप सभी को ऑल द बेस्ट.